हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। फिर अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर्स के एक और सैंपल पेपर के साथ जुड़ने जा रहा हूं और यह है सैंपल पेपर हमारा आज का 9 नंबर सैंपल पेपर सेट। ठीक है, आइए। और इसमें अकाउंट्स जो आपके 65 क्वेश्चंस आते हैं, जो अभी 5 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ है उसमें का 15 क्वेश्चन मैंने इसमें रखा भी है। ठीक है, और एक बार अपने कोर्स के बारे में फिर बता दें, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं इस कोर्स को, बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं। मैंने एक कोर्स अपने कोचिंग एप्लीकेशन संजय ट्यूटोरियल्स जो प्ले स्टोर्स पे अवेलेबल है, वहां जाएंगे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां आप इंफॉर्मेशन डालने के बाद देखेंगे कि असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का एक कोर्स है जो सिर्फ 99 रुपीज में अवेलेबल है, जिसमें 3000 प्लस क्वेश्चन पूरे कॉमर्स स्ट्रीम्स के हैं, अकाउंट्स, कॉस्ट, जीएसटी, ठीक है, कंप्यूटर्स, ठीक है, बहुत से बैंकिंग, सारे एरिया से क्वेश्चंस वहां पे हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है, एक बार जरूर जाइए, जरूर इसको एसेस करिए और इस पे काम करिए, बहुत बेनिफिट होगा। एग्जाम के लास्ट टाइम में ये प्रैक्टिस आपके बहुत काम आएगा। बहुत से क्वेश्चंस आपको सेम एज इट इज मिलने वाले हैं, इसमें कोई दुरा नहीं। आइए, ये सैंपल पेपर 9 पे हम लोग देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये ऑडिटर जो फॉर्म आया था 2023 में, जिसका एग्जाम कब हुआ है पता है आपने? 5 जनवरी इसका एग्जाम हुआ है, 5 जनवरी 2025 को। मैंने 25 पूरे क्वेश्चंस को हर 3-4 वीडियोस में कुछ क्वेश्चन, इससे 15 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या पढ़िए, एंड डैश इज वन हु इज नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटीज एज एंड व्हेन क्लेम्स। जो बिजनेसमैन होता है ना, जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल लगाता है, बैंक से लोन लेता है, क्रेडिटर से गुड्स उधार खरीदता है और बिजनेस चलाता है। एक समय ऐसा आता है जब थोड़ी सी उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो जाती है और वो अपने लिए गए लोन को पे नहीं कर पाता है। तो अगर वो लोन को पे करने में कैपेबल नहीं है, मतलब वो अपने एसेट्स को भी बेच दे ना, बिजनेस के एसेट्स को भी बेच दे, तब भी लोन पे करने के कैपेबल ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। और अगर वो पे करने के पोजीशन में हो तो क्या कहेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कब कहलाएगा? जो पे करने के पोजीशन में है। इंसॉल्वेंट कब कहलाएगा? जब लोन को पे करने की पोजीशन। इसमें क्या पूछा है? नॉट एबल टू पे हिज लायबिलिटीज, यानी क्या हो जाएगा आपका? इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, आइए। नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इंडिया, यानी कि जो जीएसटी आया था, वो कब आया था? 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लॉन्च हुआ था। डैश डैश लॉसेस लाइक कैश डिफ्लिकेशन, स्टॉक डिस्ट्रॉयड इफ आर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस एक्ट। कौन सा लॉस जो नॉट कवर्ड होता है? वो होता है एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। डैश डैश कोडिंग सिस्टम सम और ऑल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स आर लेटर्स ऑफ सेट ऑफ अल्फाबेट्स। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसका आपका न्यूमेरिक कोडिंग आंसर होगा, इसमें एम साइलेंट होता है। ठीक है, इफ अ पर्सन फर्निशेस अ रिटर्न विद इन डैश डैश डेज फ्रॉम द असेसमेंट ऑर्डर, द असेसमेंट ऑर्डर विल बी विड्रॉन 30 डेज। कितने दिन के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं? 30 डेज के अंदर। Under departmental account, what is the base on depreciation should be allocated among the different department? Assets combined है और उस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, उस डेप्रिसिएशन को सारे डिपार्टमेंट में बांट, तो जितना जिस वैल्यू की एसेट जहां रखी होगी ना, उसके वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जहां ज्यादा एसेट की वैल्यू वहां ज्यादा डेप्रिसिएशन, जहां कम एसेट वहां कम। तो एसेट्स इंप्लॉयड किस बेसिस पे? एसेट्स इंप्लॉयज बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। Which accounting standard state that financial statement should disclose all material items and knowledge of which might influence the decisions of the users of financial statement? Accounting का स्टैंडर्ड 1 फुल डिस्क्लोजर, ये कहता है कि एक बिजनेस को अपनी सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए, कोई चीज हाइड नहीं करना है। जो इंफॉर्मेशन इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर मांग रहे हैं उनको प्रोवाइड करिए, डिस्क्लोज करिए सारी चीजों को, ट्रांसपेरेंसी। और ये किससे है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के थ्रू होता है। अंडर विच सेक्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्विस टैक्स CGST एक्ट 2017 इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मींस एनी पर्सन ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स। ये आपका सेक्शन 200 और सब सेक्शन 45 में है।
A dash is a detailed statement of forecast resulting from joint actions of number of planned operations conducted within normal efficiency. ये बजट क्या होता है? बजट्स को ही हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं। 1 अप्रैल को सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में बजट्स बना लिए जाते हैं, चाहे सेल्स बजट हो, चाहे प्रोडक्शन बजट हो, चाहे कॉस्ट बजट हो, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स कैश बजट हो, और उसी पे अकॉर्डिंग काम किया था, उसी से कंट्रोल किया था, तो यहां बजट हो जाएगा। डैश डैश कार्ड्स अलाउ यूजर टू बारो मनी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 2 कार्ड होता है। डेबिट कार्ड जो आपके खाते में पैसा रहेगा तभी उस पैसे को यूज कर पाएंगे। अब क्रेडिट कार्ड आप उधार ले काम कर पाएंगे। तो यहां पे पूछा है, बारो की बात कर रहा है, बारो मनी, तो क्रेडिट कार्ड होगा यहां पे। इफ द एसेट्स एक्सीड द लायबिलिटी द फॉर्म इज कॉल्ड, जब एसेट्स ज्यादा हो लायबिलिटीज कम हो। देखिए जो क्वेश्चन शुरू में चल रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 1 था, और आप ध्यान दिए होंगे, तो ये क्वेश्चन उसी से आपको मैं दिखाऊं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए वन क्या था कि अ पर्सन इज नॉट एबल टू पे लायबिलिटीज, वो तक क्या था? इंसॉल्वेंट। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 जो था, हम लोग की बात करें आपसे, तो उस क्वेश्चन पे हम आके आपको दिखा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन था। देखिए आगे, ये देखिए, इफ एसेट्स एक्सीड द लायबिलिटी, एसेट्स ज्यादा हो लायबिलिटीज कम हो, तो सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट होता है क्योंकि वो एसेट्स को बेच के जितना पैसा पाएगा उससे सारी लायबिलिटीज का बहुत इजीली पेमेंट हो जाएगा। डैश डैश इज अ वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स। क्या होगा? ई कॉमर्स। अगर आप बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली लेके आ रहे हैं तो किसके थ्रू होगा? ई कॉमर्स थ्रू होगा। According to which sections of negotiable instrument 8081, a check is the bill of exchange drawn on specified bankers and not expressed to be payable otherwise than a demand. ये negotiable instrument एक्ट 1881 है, जिसमें चेक, हुंडी, ड्राफ्ट के बारे में है, और ये अंडर सेक्शन 6 में आता है। बी इसका आंसर होगा। आइए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री है, सैंपल्स डेबिटेड। अगर बिजनेस की तरफ से जो गुड्स हम खरीद के बेच रहे हैं कस्टमर्स को, उसमें से कुछ गुड्स हमने फ्री सैंपल्स के रूप में बांट दिए हैं। अगर फ्री सैंपल्स के रूप में बांटे हैं तो गुड्स बिजनेस से जा रहा है और हमारे बिजनेस से खर्चे बढ़ रहे हैं। तो यहां पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट्स होगा। तो डेबिट क्या होगा? एडवर्टीजमेंट अकाउंट। लेकिन आप चाहें तो यहां पे सैंपल्स अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, बट यहां पे ऑप्शन में नहीं है। ज्यादा बेटर क्या है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट से। The Presidency Towns Insolvency Act dash dash which applies to the person residing in Presidency Towns of Mumbai, कोलकाता, चेन्नई इंसॉल्वेंसी, ये किस एक्ट में आता है? 1909। किसमें है? 1909। यहां तक हम 15 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे जो 5 जनवरी को एग्जाम हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर, उसके थे। अब यहां से सिंपल क्वेश्चन चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? डैश डैश इज कंसर्न विद सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डाटा with the view of group transactions or entries of one nature on one place. जर्नल में क्या करते हैं आप? ट्रांजेक्शंस को 1 by 1 डेट वाइज एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। उसी पे परचेस है, उसी पे सेल्स रिकॉर्ड हुआ, उसी पे एक्सपेंसेस, उसी पे सब रिकॉर्ड चले गया। लेकिन कह रहा है कि एक आइटम से रिलेटेड चीजों को एक ही जगह, कैश से रिलेटेड सारे एक जगह आ जाए, पर्ची एक जगह आ जाए। तो ये क्या होता है? क्लासिफाइंग होता है। क्या होता है? क्लासिफाइंग होता है। क्लासिफाइंग मतलब लेजर। क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है? लेजर। और लेजर वो प्लेस है जहां एक अकाउंट से संबंधित सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? आइडेंटिफाइंग सही है, क्लासिफाइंग नहीं। ये तो आपका लेजर हो गया और ये जर्नल हो गया, ये गलत है। आइडेंटिफाइंग सही है, रिकॉर्डिंग सही है, कम्युनिकेटिंग सही है। यानी कि ये 3 स्टेप्स है। पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल लेजर का है कि नहीं है और मनी में है कि नहीं, तो पहला काम हो गया। रिकॉर्डिंग करेंगे जर्नल में या सब्सिडियरी बुक्स में, उसके बाद उसको कम्युनिकेट करेंगे। अब देखिए आगे कोई ऐसा टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, इन्हीं दोनों में से एक का ऑप्शन था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखिए तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन होता है, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर आपका रिजल्ट्स, फिर इंटरप्रिटेशंस। ठीक है ना? आई डैश डैश कैन बी कंसिडर्ड एज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन इसमें से अकाउंटिंग का लास्ट स्टेज है? समराइजिंग नहीं है, एनालाइजिंग भी लास्ट नहीं है, क्लासिफाइंग में नहीं है, इंटरप्रेटिंग एनालाइज करने के बाद अगर मैं कहूं तो इसमें क्लासिफाइंग पहले स्टेज पे आ जाएगा,
समराइजिंग दूसरे स्टेज पे आ जाएगा, एनालाइजिंग तीसरे पे आ जाएगा और इंटरप्रेटिंग चौथे पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरप्रेट करते हैं हम लोग, जो प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, जो फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताएंगे कि वो क्या बता रहा है। इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फर्स्ट फेज क्लासिफिकेशन नहीं होता है तो लेजर हो गया, समराइजिंग में नहीं होता है, कम्युनिकेटिंग लास्ट में होता है। ये रिकॉर्डिंग है। क्या है रिकॉर्डिंग? जो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में किया जाता है। डैश डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। कौन इसमें से स्टेज ऑफ अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन नहीं, ट्रायल बैलेंस भी नहीं, लेजर नहीं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। और जो यूजर्स होते हैं ना, उनको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं चाहिए, उनको एक बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, आई मीन फाइनल अकाउंट चाहिए, जो लास्ट में बनकर तैयार होता है। द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी यहां पे क्या आ जाएगा? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, डैश डैश इज कंसर्न विद अकाउंटिंग एंड असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विस। यानी अकाउंटिंग का ऐसा कौन सा ब्रांच है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालता है और सर्विसेज की कॉस्ट निकालता है? वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, एंड वो अकाउंटिंग जो प्रोडक्ट कॉस्ट को डिटरमाइन करने है, सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन काम करता है, वो अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग है। Which of these would be considered as external users of financial statement? कौन इसमें से एक्सटर्नल यूजर है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटरनल हैं, ये कौन से हैं? इंटरनल है। शेयर होल्डर एक्सटर्नल होते हैं, फाइनेंस मैनेजर इंटरनल होता है, प्रोडक्शन मैनेजर इंटरनल होता है। एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर, ये एक्सटर्नल बॉडीज में आते हैं। डैश डैश आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या है? पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी ये आता है कंपेरेबल, इसे 2 साल का बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिससे हम लास्ट ईयर से कहीं तो कंपेयर कर पाए, ये भी आता है। रिलायबिलिटी यानी उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, उसमें कोई फेक चीज ना हो, ये भी होना चाहिए, यानी ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर वुड लीड टू नो चेंज इन, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर से नो चेंज इन टोटल एसेट्स होता है, स्टॉक कम होता है। टोटल एसेट्स टू डिक्रीज, हाँ एसेट्स डिक्रीज होता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही चल रहा है। टोटल एसेट्स कितना? ये नहीं होगा। टोटल एसेट्स एंड ओनर, हाँ आप सही है। ये अगर लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी और एसेट्स कम हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है यहां पे। हाउ मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन इशूड इन इंडिया? 32। इसमें थोड़ा सा डाउट्स है, लेकिन हमने बेस्ट आंसर्स की बात की है। अब तक इंडिया में 32 अकाउंटिंग, जब शुरुआत हुई तो 41 की थी, कम होते होते प्रेजेंट टाइम में 32 AS है इंडिया में। IASB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स इज द एप्लीकेशन ऑफ डैश 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 कॉन्सेप्ट। अब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्या है? प्रोविजन बैड डेब्ट्स है क्या कि भविष्य में जो हम बिजनेस कर रहे हैं, वहां कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, उधार बेचते हैं तो रिस्क रहता है, कुछ पैसा डूबता है, कोई डेटर्स पैसा लेके भाग गया, उसका डेथ हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बहुत से रीजंस होते हैं जब मेरा कुछ पैसा डूब जाता है। तो क्या होता है? हम अकाउंटिंग के एक कन्वेंशंस में आते हैं कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, ये कहता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने क्या देखा कि पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है, जितना मैं उधार बेचा हूं, हर साल उधार बेचे गए वैल्यू का लमसम 5% डूबता है। तो मैंने अपने अकाउंटेंट कहा, भाई कितना उधार बेचे हो, उसका 5% लॉस मान के रिकॉर्ड्स कर दो। तो ये अकाउंटिंग के कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड होता है, किसके ऊपर? और इसी को हम लोग प्रूडेंस भी कहते हैं। Transactions which cannot be recorded in any specialized subsidiary books are recorded in, यानी जो सब्सिडरी बुक्स होते हैं ना, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, BR बुक, BP बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, ये 7 मैंने काउंट कराया। फिर भी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जो इन 7 में रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। और ट्रांजेक्शन जो इन 7 में रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, उनको हम लोग जानते हैं जर्नल प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड्स करते हैं। और किस फॉर्म में? जर्नल एंट्रीज फॉर्म में। किस फॉर्म में? जर्नल एंट्रीज फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी वह ट्रांजैक्शन जो किसी सब्सिडरी ऊपर के 7 सब्सिडरी बुक्स में नहीं आता है, वो जर्नल प्रॉफिट में रिकॉर्ड होता है।
द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक क्या है? मेन कैशियर स्मॉल कैशियर को हर महीने एडवांस में कुछ पैसा देता है जिससे वो छोटे मोटे खर्चे अपने डिपार्टमेंट में करता रहे और लास्ट में हिसाब ला के दे दे। जो पैसा बच जाता है वो असेट्स होता है। क्या होता है? असेट्स होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज नेसेसरी टू, जो एरर्स हुआ है वो उसका रेक्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल, सही है। और हम एरर्स को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन रियल नहीं आएगा। इंश्योर ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सही है। अगर हम एरर्स रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो मेरे बुक्स ट्रू और फेयर नहीं होंगे। ऑथेंटिकेट एंड ऑडिट द अकाउंट, सही बात है। आगे तो ऑडिट होना ही है, तो ऑडिट जब होगा तो पकड़ में आ जाएगा। उससे अच्छा है पहले आप क्या करो, एरर्स को रेक्टिफाई कर लो। ये भी है, यानी ऑल इन सब पर्पस के लिए हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक्स, यानी फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू ऑफिस फर्नीचर, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है ना, ये राइट एंट्री है। कह रहा है ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस मिस्टेक वाज अकाउंट सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर रिकॉर्डेड सेल्स में लिख दिया गया, यानी क्या कर दिया गया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो गलत है ना। पूछ रहा है ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस मिस्टेक विच अकाउंट्स विल बी डेबिटेड, तो हम क्या करेंगे? सेल्स को डेबिट करेंगे। यहां पे सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर वर रिकॉर्डेड इन सेल्स, ठीक है, यानी कैश टू सेल्स कर दिया। ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस मिस्टेक विच अकाउंट्स, जब इसको हम क्रिएट फर्नीचर अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे, किसको सही करने के लिए फर्नीचर को क्रिएट करेंगे। सस्पेंस अकाउंट्स कौन सा अकाउंट है? सस्पेंड अकाउंट कुछ भी हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, यानी सस्पेंस अकाउंट कुछ भी हो सकता है। अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्सिल, बीआरएस बनाया जाता है कब? जब कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस और बैंक के पासबुक के बैलेंसेस डिफर करते हैं तब। खोजिए, ट्रायल बैलेंस नहीं, प्रॉफिट एज पर बुक ऑफ अकाउंट्स विद द प्रॉफिट एज पर इनकम नहीं, इस पर्पज के लिए भी नहीं बनता है। कैश बैलेंस एज पर कैश बुक नहीं, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। इस पर्पज के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, यानी जब बैंक कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में डिसमैच करता है तो बीआरएस बनाया जाता है। When we say that inventory is to be valued at cost or market price, whichever less, the term market means market price means, यानी हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न में स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? जो स्टॉक बचा है 31 तारीख को उसका कॉस्ट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस लेते हैं, जो दोनों में कम होता है उसी को रिकॉर्ड्स करते हैं और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 से कवर होता है। किससे? 2 से। तो वहां पे ये मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? नेट रिलायबल वैल्यू, जितना उससे मिलने वाला है। यानी अगर स्टॉक जो बचा है उसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 है और उससे वसूल होने वाला 11,000 है, तो जितना उसका रियलाइज होने वैल्यू है वो उसकी बात होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कंसिस्ट ऑफ, इन्वेंट्रीज में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी नहीं आता है, सेलिंग कॉस्ट भी नहीं आता है। ऑल कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन, राइट, सही बात है। यानी वो सारे खर्चे जो रॉ मटेरियल्स को लाने, उसको उस पोजीशन में शेप में लाने में क्या था वो आता है यहां पे। When prices are falling, which of following methods of inventory valuation will give the conservative figures of gross profit? FIFO method, जब प्राइस गिरते देखिए यहां पे ये एफ है ना, एफ ए भी है, फॉलिंग FIFO, इससे याद रख लीजिएगा। A mark 40%, a 40% markup on cost is equal to markup, यानी पढ़े ना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 40%। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 40%। सेलिंग पे क्या होगा? अब इसको हम चेंज करेंगे, यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। क्या फॉर्मूला होता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है ना, यानी कि 40 अपॉन 140। डिवाइड करते हैं,
ये 100 भी होगा मल्टीप्लाई करके, हाँ ठीक है ठीक है, परसेंटेज में चलिए 100 हो जाएगा। तो आइए आगे, ये कितना हो गया 4000/14, यानी काटेंगे तो ये 2000/7, 7 आपका 14, ठीक है ना, 6 और 0 7 56, ठीक है, और 4 0 मतलब 7 × 5 = 35, फिर 5 0, ये आपका आएगा 28.55%, यानी 29%। यानी अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट्स का रेट 40% है तो सेल्स पे प्रॉफिट्स का रेट कितना होगा 28.55%। इसी को अप्रॉक्स में लेंगे तो 29% आएगा। और जब चेंज करना हो तो रेट अपन 100+ रेट से कर देंगे, ठीक है। आई टू बी क्लासिफाइड एज डेप्रिशिएबल एसेट्स द यूजफुल लाइफ शुड बी 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है 5 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, कुछ भी हो सकता है। Allocating the cost of fixed assets over its useful life is called depreciation, ठीक है। आई रॉयल्टी अकाउंट्स कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट्स। क्यों, रॉयल्टी जो पाता है उसके लिए इनकम होता है, रॉयल्टी जो देता है उसके लिए एक्सपेंस होता है। और जो अकाउंट्स एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन से रिलेटेड होता है वो नॉमिनल अकाउंट्स होता है। व्हेन द शॉर्ट वर्किंग आर रिक्यूब्ड इफ अमाउंट्स टू बी डेबिटेड इज, यानी कि लेसी के बुक्स में जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होता है तो एंट्री होती है लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश टू शॉर्ट वर्किंग। तो लैंडलॉर्ड क्या होता है, वहां पे डेबिट होता है, ठीक है। आई अंडर हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन, जब हम हायर परचेज सिस्टम पे एसेट उधार खरीदते हैं, जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट देते हैं लोन की वैल्यू घटती जाती है, जितना लोन की वैल्यू घटेगी उसी पे अगला इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो बचा होगा लोन उस पे। इन हायर परचेज सिस्टम लायबिलिटी ऑफ रिपेयर्स पर हमने एचपीएस पे एसेट्स खरीदा और उस एसेट्स को हम लोग खरीद के क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। एक टाइम पे उस एसेट्स की देखभाल भी तो करनी है ना, तो परचेजर तो जान रहा है वो उसका मालिक नहीं है, परचेजर तो उसका मालिक तब होगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट्स का क्या कर देगा, पेमेंट्स कर देगा। तो रियल में उस एसेट्स का मालिक लास्ट इंस्टॉलमेंट के पेमेंट का वेंडर है, विक्रेता है। तो वास्तव में उस एसेट्स का ध्यान किसको देना पड़ेगा, वेंडर को। तो रिपेयर की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, सेलर को दी जाती है। जब तक वो एसेट्स परचेजर को ट्रांसफर ना हो जाए लीगली पोजीशन लीगल वे में नाम के साथ, तब तक उस पर रिपेयर वेंडर करता रहेगा। ब्रांचेस नॉट कीपिंग फुल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आर, यानी इंडिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच सारा अकाउंटिंग मेंटेन करता है, बट डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच को अकाउंटिंग मेंटेन करने कोई राइट्स नहीं है। छोटे मोटे कुछ डेटा वोटर बढ़ा सकते हैं और नहीं। सारी अकाउंटिंग डिपेंडेंट ब्रांच में हेड ऑफिस थ्रू गया। डिपेंडेंट ब्रांच में वह ब्रांच जो पूरी तरह अपने हेड ऑफिस के ऊपर बेच दो वही माल बेचेगा। डिपेंडेंट ब्रांच जो एचओ भेजेगा, और माल खत्म हो गया है तब भी ब्रांच को माल खरीदने का अधिकार नहीं है, वो माल जब एचओ से आएगा तो भी खर्चे भी हेड ऑफिस ही पे करेगा, सब कुछ वो करेगा। पर डे ब्रांच जो गुड्स बेचेगा उसका पैसा एचओ अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो पूछ रहा ब्रांचेस आर नॉट कीपिंग फुल सिस्टम अकाउंटिंग, किस ब्रांच में, डिपेंडेंट ब्रांच में उनको बुक्स मेंटेन करने का वो नहीं होता है। अंडर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, ब्रांच का एक मेथड है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन व्हेन गुड्स। इस स्टॉक एंड डेटा सिस्टम बहुत से अकाउंट बनते हैं। स्टॉक अकाउंट बनता है, डेटा अकाउंट बनता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, ब्रांच पीएल अकाउंट बनता है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। और जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है ये हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनता है, आईपी भी बनता है। किससे बनता है, हमेशा आईपी भी बनता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ डैश अलाउड व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हम इनकम टैक्स में आ गए। इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन, चौथा कैपिटल गेन, पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हाउस प्रॉपर्टी में जब हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करते हैं तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस देते हैं ना, एसडी, ठीक है ना, ये आपका एसडी 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ किसका, एनुअल वैल्यू का। तो 30% ऑफ एनएबी, नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू का 30% लगता है। इनकम इन
form of winning from lottery etc. is subject to TDS under section 194B if it exceeds. अगर आप लॉटरी से पैसा जीते हैं तो लॉटरी से जितना पैसा जीते हैं वो सारा पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, उसमें से कुछ एडवांस टैक्स मतलब TDS कट जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितना कटेगा, कब कटेगा? अगर लॉटरी विनिंग 10,000 से ऊपर है तभी TDS कटेगा, अगर 10,000 नीचे तो पूरा पैसा आप पे खड़ा जाएगा। अगर लॉटरी से आप 8,000 जीते हैं तो पूरा पैसा आपके खाते में आ जाएगा, और लॉटरी से आप 50,000 जीते हैं तो TDS कटेगा, और TDS रेट इज 30%। कितना है TDS रेट? 30% होता है। यानी कब कटेगा TDS लॉटरी पे? जब वो 10,000 से एक्सेस होगा। आइए, चिल्ड्रन एजुकेशन इज नहीं होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन। यानी इनकम फ्रॉम सैलरी में, हम कहां पे, हम लोग सैलरी में है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर से कहता है भाई हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन की स्कूल की व्यवस्था करिए या कहीं टाई अप करिए। मालिक कहता है भाई कहीं पढ़वा लो, हम अलाउंस और दे देंगे। तो एम्प्लॉय ने अपने बच्चों का नाम किसी स्कूल में लिखवा दिया, अब मालिक को अलाउंस देना है। कौन सा अलाउंस? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जितना अलाउंस पर मंथ एम्प्लॉय पाएगा उसमें से कुछ एग्जेम्प्ट है। 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए। अगर 4 बच्चे हैं आपके और आपको चारों का मिल रहा अलाउंस, छूट सिर्फ 2 की मिलेगी। यानी कितना मिलेगा? 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, आई बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर जीएसटी, सॉरी CGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट विच लायबिलिटीज। ठीक है ना? यानी अगर बैलेंस बच रहा है CGST में तो वह CGST और IGST लायबिलिटीज के लिए क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। ठीक है, एक 50 क्वेश्चंस का और सेट आपके सामने है। कैसा लगा वीडियो? बहुत अच्छा लग रहा मुझे। बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं और मैं सारे कमेंट्स पे उनको रिप्लाई करता हूं। और ये उत्साह बनाए रखिए, एग्जाम्स के लास्ट फेज में हैं, अपना पूरा एफर्ट्स लगा दीजिए। बहुत इस बार का चांस बहुत ज्यादा है, इस बार सीट्स ज्यादा हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नहीं। ये जान लीजिए 2:1 का रेशियो है, 2 पे 1 बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल है इस बार। और आप 1-2 क्वेश्चन छटेंगे ना, लाइफ टाइम आप बहुत पछताएंगे। तो 2 काम करिए, सब कुछ लगा दीजिए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए और अपने आप को पूरी तरह से किताब में लगा दीजिए, इन वीडियोस पे लगा दीजिए। और मेरे उस कोर्स को जरूर देखिए एक बार। 99 रुपीज इज नथिंग, ये आपके मंथली रिचार्ज से भी कम है, और जरूर आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। इनकम टैक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, अकाउंट में बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो एक बार जरूर उस कोर्स को एसेस करिए और उस कोर्स को परचेस करके अपना प्रैक्टिस जरूर करिए। मैं इतना एश्योर करता हूं कि आपको उससे बहुत एडवांटेज मिलेगा। फिर बहुत जल्दी एक वीडियो इनकम टैक्स का लेके आने वाला हूं, जिसमें सिर्फ सेक्शंस होंगे, कुछ जीएसटी के क्वेश्चन भी लेके आएंगे सेक्शंस वाले। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो ही बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अब चूंकि हम लोग पहले एकेडमिक में काम करते थे, तो अब कॉम्पिटिटिव्स में हैं। बहुत से बच्चे हमारे चैनल्स को जानते तो हैं, कॉमर्स में की बहुत पॉपुलर है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में नहीं जानते थे। लेकिन हम पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव में एंटर कर चुके हैं। अब आगे TGT, PGT जितने भी कॉमर्स के एग्जाम्स होने वाले हैं, सब जगहों पे सारे कोर्सेज तैयार हो रहे हैं, सबके वीडियोस तैयार हो रहे हैं। बहुत जल्दी आपको एसेस करने का मौका मिलेगा। बस कीप इन टच, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। फिर बहुत जल्दी एक नए सैंपल पेपर के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।